सुबह से ही हम लोग विमर्श का जो सिलसिला है उसको चला रहे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 बिहार झारखंड के रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राजनीति और जो बिजनेस है दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। ये बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस के ग्रोथ के लिए और राज्य के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए राजनीतिक स्थिरता भी प्रदेश में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अभी चुनाव का वक्त हो रहा है, कैंपेनिंग सब जगह पे लगभग चल ही रहा है। डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पर लोग मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं। तो सम्राट जी से अभी तक का ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, पिछले 15-20 दिनों का लगातार जो चल रहा है, कैंपेनिंग चल रही है, कार्यकर्ताओं के साथ में सम्मेलन रहा है, उसका पहला आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या बन रहा है जो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से? न्यूज 18 को धन्यवाद देता हूं कि आपने रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में आपने बुलाया। अभी जो बिहार की राजनीतिक दिशा है वो स्पष्ट दिखता है कि जनता सरकार के काम और सरकार के चीजों से बहुत संतुष्ट है। लेकिन मैं आपके इस कथन से थोड़ा सा डिफर आदमी हूं। आपने कहा सरकार और रियल एस्टेट का संबंध, ये बहुत दूर है। नहीं तो जो अजय जी, विष्णु जी चिंता कर रहे थे, बहुत बूम कर गया होता। सरकार, क्योंकि बिहार एक सोशलिस्ट स्टेट है और सामाजिक संरचना और विचारधारा जस्ट डिफरेंट रहा। मेरा स्वयं का मानना है कि बिहार जैसे राज्य में हम संकीर्ण सोच के साथ काम करते रहे। मैं एक उदाहरण देता हूं, आप समझ में आएगा आपको। 1987 में बिहार में सभी विधायकों को आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराया गया और सरकार ने रेट तय किया और कोऑपरेटिव ने तय किया 37,000 रुपया, 1.25 कट्ठा जमीन, जो लगभग 2400 स्क्वायर फीट के आसपास होता है। उसी समय सरकार आम लोगों को जमीन उपलब्ध करा रही थी और उससे ज्यादा प्राइम जगह पर लैंड उपलब्ध करा रही थी। 33,000 रुपया में 3 कट्ठा, मतलब 40,000 स्क्वायर फीट, 4,000 स्क्वायर फीट। तो आप समझिए कि हम कितना संकीर्ण सोच के साथ दिल भी बड़ा नहीं कर पाए। ये मैं पूरी तरह सहमत हूं। अभी आपके चैनल पर पहले विष्णु जी और अजय जी बात रख रहे थे, जितना इस सेक्टर में हमको बढ़ना था वो हम नहीं बढ़ पाए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उसके 2-3 कारण है। 1962 में मास्टर प्लान आया, 2014 में मैंने मास्टर प्लान लाया और जनता को समर्पित किया। आप सोचिए कितना लंबा दूरी तय किया। फिर 14 से अभी तक लोगों ने जोनिंग का भी काम नहीं पूरा किया। जोन नहीं बांटेंगे तो डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर खींचेंगे कैसे? लेकिन इसके बावजूद मेरा यह मानना है, क्योंकि बिहार में 5-6 ऐसे बड़े शहर हैं जिसको हम बढ़ा सकते हैं। इसके 9 जगह पर प्रमंडल में हमने एक नया टाउनशिप बनाने की कल्पना शुरुआत की है। साथ ही साथ लैंड पूलिंग का एक पूरा स्कीम लाया है, जिससे कोई भी प्राइवेट सेक्टर भी, गवर्नमेंट सेक्टर भी कैसे इसको इंडस्ट्री के रूप में खड़ा कर सकता है। और अभी पॉलिसी बनाया जिसमें जैसे दिल्ली में कोई जमीन यदि आपसे सरकार ले रही है तो 60% सरकार ले लेती है, 40% डेवलपमेंट करने के बाद आपको उपलब्ध करा देती है। हम लोगों ने इसको 53% लौटाने का तय किया है, क्योंकि अभी बिहार उतना मॉडर्नाइज नहीं हो पाया है। इसके बावजूद 50% से अधिक जमीन हम, जिनके जमीन मालिक होंगे, उनको हम वापस करेंगे।
और इंफ्रास्ट्रक्चर के वो ठीक करने का काम करेंगे, रोड बनाएंगे। जो कई साथी हमारे चिंता कर रहे थे कि सड़क, बिजली, पानी, क्योंकि अभी तक का ये पैटर्न है बिहार में कि पहले हम घर बनाते हैं, तब बिजली कनेक्शन लेते हैं, तब सांसद, विधायक, वार्ड कमिश्नर को पकड़ के रोड बनाते हैं, उसके बाद नाला बनाते हैं, सीवरेज तो देखते भी नहीं थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। 2014 में जब वो आए और नमामि गंगा के तर्ज पर जो एक अभियान उन्होंने चलाया पूरे देश में, बिहार के लगभग सभी महत्वपूर्ण जिले को इससे टच किया। और एसटीपी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि हम बिहार के लोगों को यह भी पता नहीं था कि ड्रेन क्या होता है और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के सीवरेज क्या होते हैं, क्योंकि हम मलमूत्र और बरसाती पानी दोनों को एक ही साथ छोड़ते थे और सब गंगा जी को जाकर एक तरह से प्रदूषित करने का काम करता था। लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि आजादी के पहले ही बना था और वो भी मात्र नॉट इवन 100 किलोमीटर भी पटना जैसे शहर में नहीं बना था। आज लगभग हजारों किलोमीटर हमने बनाया। लगभग 4-4 एसटीपी पटना में काम करना शुरू कर दिए हैं। गंगा में हमारा वेस्टेज वाटर ही जा रहा है या बरसाती पानी ही जा रहा है। अब धीरे धीरे हम इसको यूज कर रहे हैं, इससे बिजली उत्पादन हो रहा है और जो इसके वेस्टेज है, जो इसका पानी निकलता है, उसको हम इरिगेशन के लिए देते हैं। लेकिन जो मूल है कि रियल एस्टेट को और बूम करने के लिए हमें अभी और बहुत काम करना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। क्योंकि आप गुड़गांव देखेंगे, नोएडा देखेंगे, बेंगलुरु देखेंगे, चंडीगढ़ देखेंगे, तो ये बढ़ चुका। क्योंकि हम बिहार के लोग ये मानते रहे कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, लेकिन अभी इंडस्ट्री को बूम करने के लिए हम लोगों ने 10,000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया। अब इस सेक्टर को भी मूव कराना होगा और पूरे बिहार में एक तरह से नया टाउनशिप बनाकर, क्योंकि इतिहास में हम ही हैं, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कॉलोनी, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी कंकड़बाग था इतिहास में। इसके बाद हम बना नहीं पाए। दूसरा, अंडरग्राउंड वायरिंग भी पटना में ही पहला प्रोजेक्ट हुआ 1984 में। अभी 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की पूरे पटना में अंडरग्राउंड वायरिंग का। हम स्मार्ट हो रहे हैं, थोड़ा स्लो है। और मैंने कहा कि हमारी मानसिकता थोड़ा पीपीपी मोड पर जाने का थोड़ा कम रहा है। हम ईपीसी मोड पर जाते हैं, सरकार के मोड पे जाते हैं। थोड़ा डरते भी, हेजिटेट भी करते हैं कि हम अभी तक बिहार में हम लोग इंडस्ट्री को एंट्री नहीं दे रहे थे। अभी जैसे ही एंट्री दिए तो एक देश का नौसिखिया नेता आकर कहा कि भाई बिहार में अडानी को जमीन दिया जा रहा है, गरीबों का जमीन लिया जा रहा है। अरे भाई, उससे पावर प्लांट बनेंगे, गरीबों को बिजली दी जाएगी और 1 रुपया सरकार का नहीं लगेगा। सरकार पैसा नहीं लगाने जा रही है। बिहार में जिस दिन अडानी, अंबानी, टाटा या बड़े इंडस्ट्रीज का 10 लाख करोड़ रुपया लग गया, उसी दिन बिहार बूम कर जाएगा। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं। बिल्कुल, बहुत विस्तार में बताया सम्राट जी ने कि किस तरह से जो माइंडसेट है उसमें बदलाव हुआ है। शहरीकरण, खास करके जब हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, दूसरे प्रदेशों के विकसित राजधानी को देखते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो वर्किंग स्टाइल रहा अभी तक, मैं किसी एक सरकार को इसमें प्रश्न चिन्ह के दायरे में नहीं ला रहा हूं, लेकिन हमारी सोच में थोड़ा बदलाव लाना बहुत जरूरी है। लेकिन आप सब वाकिफ होंगे कि पिछले दिनों इंडस्ट्री को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ बिहार में। बहुत
एक चेंज, लैंडमार्क चेंज आप कह सकते हैं। पहले ये होता था कि आप लोग भी कहते थे कि जमीन नहीं है हमारे पास, सरकार के पास जमीन नहीं है, बिहार के पास जमीन नहीं है, देखिए, तो अचानक इतनी सारी जमीन कहां से आ गई? नहीं ब्रजमोहन जी, मैंने इसी के लिए कहा ना कि हम संकीर्ण सोच के साथ बैठे थे। लोहिया कपूरीवाद इस पर ज्यादा चिंता करते थे। किसी बड़े नेता का किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ फोटो आपने देखा है क्या बिहार के? बसते थे लोग शायद। वही तो मैं कह रहा हूं, हमको एकदम बिहार में चाहिए, मैं ऑफिशियल बोल रहा हूं, कि यदि आपके राज्य में प्राइवेट इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट नहीं करेगा तो हम बूम कहां से करेंगे? दूसरे राज्यों के इन लोगों ने बनाया। और आप समझिए, मैं 3-4 उदाहरण दूंगा, आप समझ जाइएगा। मैं जब पटना मेट्रो का पूरा डीपीआर फाइनल कर रहा था 2014 में, तो उसका बजट था 14,462 करोड़ रुपया। आज एक फेज, पहला फेज का हम उद्घाटन कर रहे हैं, अभी लगभग 28,000 करोड़ से अधिक की राशि हो गई, और जब ये कंप्लीट होगा तो 32,000 करोड़ होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पटना का जो मैरीन ड्राइव, जिसको हम कहते हैं जेपी गंगा पथ, इसकी शुरुआत 2012-13 में किया, कंप्लीट हुआ 2025 में, 13 साल लगे। मेट्रो बनाने में 12 साल लगा, और इन्वेस्टमेंट हमारा दुगना हो गया। अभी हम 2 बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दीघा से लेकर कोइलवर तक और मुंगेर से लेकर भागलपुर तक, 2 बड़े शहरों को जोड़ते हुए गंगा के बगल से एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, और राशि लग रही है 17,000 करोड़ रुपया, और बिहार सरकार लगा रही है उसमें मात्र 5,000 करोड़, जो 3 साल में हम देंगे। प्राइवेट इंडस्ट्री आपको लाना ही पड़ेगा। और मैं जैसे मैदानता कहता हूं, मेदांता को जब जमीन दिया हमने 2015 में, 2020-21 तक बनकर तैयार हो गया। लेकिन पीएमसीएच को बनाने में आप देखिएगा 100% सरकार का पैसा लगाना पड़ता है। अब तो मेडिकल कॉलेज में भी हम कह रहे हैं कि आप प्राइवेट पार्टी हैम मॉडल में लाओ, हाइब्रिड मॉडल में लाओ, सरकार का कम पैसा लगे और प्राइवेट इंडस्ट्री इन चीजों को मूव करे। अब जैसे मान लीजिए, हमने 150 किलोमीटर का स्ट्रेच हम बना रहे हैं गंगा किनारे। आप देखिएगा, कोइलवर से लेकर दीघा और मुंगेर से लेकर भागलपुर, ये पूरा स्ट्रेच पूरी तरह नया नगर बसेगा, पूरा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो जाएगा, और पूरा ग्रीन जोन भी आपको पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएगा। ये जो मेट्रो बन रहा है, लगभग 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच लगभग तैयार हो चुका है। इसके आसपास में लोग कह रहे हैं कि साइंस सिटी बनेगा, एजुकेशन सिटी बनेगा, क्या क्या बनने जा रहा है, लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, इसको मूलतः जब हम लोग ड्राफ्ट कर रहे थे तो इसका मूल कारण था कि जो डेंसेस्ट पॉपुलेशन है पटना का, वो दानापुर के बेली रोड से होते हुए, हाई कोर्ट होते हुए, सभी कॉलेजेस इसी में पढ़ते हैं, स्टेशन हम गए, और स्टेशन से फिर डकबंगला चौराहा होते हुए पूरा पटना यूनिवर्सिटी होते हुए कंकड़ बाग, राजेंद्र नगर स्टेशन होते हुए फिर हम बैरिया चले गए, जहां हमारा मेट्रो का डिपो होगा। ये पटना का पूरा हट लाइन है। सारे कॉलेज, सारे यूनिवर्सिटीज, मेडिकल फैसिलिटी, चाहे वो आईजीएमएस हो, पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप्स, और जो डेंसेस्ट पॉपुलेशन है वो यही इलाका है। और इसमें कई चीजें हैं, जैसे मेट्रो से आप पटना म्यूजियम जाएंगे, जो नया म्यूजियम बना वो बने देखेंगे, हमारा जो नया स्टेडियम बनने वाला है पटना में, मोनूलक स्टेडियम, उसको उससे हमने जोड़ा, साइंस सिटी जो उसके बगल में बन रहा है उससे जोड़ा गया।
तो ये पूरी तरह पटना का जो डेंसेस्ट पॉपुलेशन, क्योंकि ये इकोनॉमी का है, ये ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें कोई विस्तार की बात नहीं, ये ट्रांसपोर्टेशन है, इजी ट्रांसपोर्टेशन बनाने के लिए इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। थोड़ा बहुत राजनीति की बात नहीं करें हम लोग? करें, हमें क्या दिक्कत है? बिजनेस की बात हो रही है, रियल एस्टेट सेक्टर की बात हो रही है। आप लोग पूर्णिया में अभी सारे लोग कैंप किए हुए थे, जितने भी एनडीए के आप लोग बड़े नेता हैं। उससे पूरा जो सीमांचल का एरिया है उसके इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में क्या बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि एयरपोर्ट कोई मामूली चीज नहीं है पूर्णिया में, उससे लोगों का जो आवागमन, लोग वहां से बागडोगरा चल के जाते थे, अगर 11 बजे फ्लाइट है तो लोगों को 4 बजे सुबह निकलना पड़ता है। देखिए, 4 तरह के रास्ते हैं और मेरे लिए गौरव का क्षण यह है कि चारों पर हम काम कर रहे हैं, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज और वाटरवेज। और मेरे लिए क्षण है कि मैंने सब चीजों पर काम शुरू कराया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। रेलवे अच्छा था बिहार का, नो डाउट, लेकिन हम हमारे यहाँ राजधानी चल जाती थी तो खुश हो जाते थे, 120 किलोमीटर के रफ्तार, 130 किलोमीटर का रफ्तार। लेकिन मोदी जी ने इंडियन मेड, मेकिंग इंडिया का वंदे भारत लाया और आज गर्व होता है कि बिहार जैसे राज्य में 13 स्थान से वंदे भारत चलाया जा रहा है, जो 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। इसके बावजूद मैं कहता हूं कि 38 जिले हैं, जिसमें 36 जिले ऑलरेडी रेलवे के अच्छे काम हुए, सभी लोगों ने किया। नीतीश जी ने, लालू जी ने, रामविलास जी ने, जॉर्ज साहब ने, सबने, एलन मिश्रा जी ने, सब लोगों ने काम किया है इसमें। अब है दूसरा सेक्टर, रोडवेज। आप देखिए, पटना से बेगूसराय जाने में 4 घंटा लगता था, आप 1.5 घंटा में जा रहे हैं, 1.5 घंटा। पटना से मुजफ्फरपुर 3 घंटा लगता था, आज 1.25 घंटे में जा रहे हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी गया जी आए थे, तो मुख्यमंत्री जी के साथ जा रहे थे, तो हम लोग इतना बड़ा कारकेड के साथ भी जाने में हमको लगा 1 घंटा 26 मिनट में मुख्यमंत्री आवास से सीधा बोध गया पहुंच गए, जहां 4 घंटा लगा करता था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा। आज पटना से गया तक कोई भी कॉलोनी बसाना आसान हो गया, सिस्टम्स बनाने होंगे, लैंड पोलिंग इसी के लिए पॉलिसी लाया गया, और आगे भी रोड सेक्टर बहुत अच्छा हुआ, कई एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। और जो अभी आपने कहा ना कि जमीन कहां से मिल गया, अभी जमीन जितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, चाहे सिल्लीगुड़ी से रक्सौल, सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर हो, रक्सौल से हल्दिया हो, पटना से पूर्णिया हो और भागलपुर से बक्सर हो, इन चारों एक्सप्रेसवे या और भी जो हमारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उसको हम लोगों ने टारगेट किया। अब मैं बता रहा हूं कि पटना में कोई जमीन खरीदने में जाता हूं तो मोटा मोटी 100 एकड़ जमीन लेते हैं, तो कम से कम 100 करोड़ रुपया देना भी पड़ता है, कम से कम। लेकिन यदि हम एक्सप्रेसवे पर जमीन खरीदने जा रहे हैं तो 100 एकड़ जमीन लेते हैं और हमको 25 करोड़ रुपया में पूरा 100 एकड़ का प्लॉट मिल जा रहा है। ये आगे का भविष्य है कल, क्योंकि वो जब एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो वही जमीन 201 करोड़ रुपया का हो जाएगा और इंडस्ट्री हब भी बनता जाएगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी चर्चा आपने किया, एयरवेज। 2,47,000 लोग बिहार से एयर ट्रैफिक में यात्रा करते थे 2005-06 में। आज लगभग 56 लाख लोग यात्रा करते हैं और प्रधानमंत्री जी का टारगेट है कि इसको बढ़ाकर अब इसको 2 करोड़ लोगों को हवाई यात्रा कराना है। तो पटना का एयरपोर्ट बना लगभग 1400 करोड़ रुपया में। लेकिन हम लोग, जितने लोग यहां से बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े हैं या कोई घूमने जाते होंगे तो बंबई को आप देखते होंगे,
आज से लगभग 10 साल पहले उसने बड़ा एयरपोर्ट बनाया। अभी एक नया एयरपोर्ट नवी मुंबई में बन रहा है। और उस समय भी मुंबई में 1 रुपया भी भारत सरकार ने नहीं दिया, राज्य सरकार ने नहीं दिया, इंडस्ट्री के लोगों ने दिया। हम बिहार में भी इन चीजों को खोलना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और इसके लिए भी हम लोगों ने काम शुरू किया है। अभी हमारे पास 10 एयरपोर्ट हम लोगों ने तय किया है, जिसमें इंस्टीट्यूट हम दे रहे हैं। ये जो फ्लाइंग इंस्टीट्यूट है, इसको हम लोगों ने ओपन किया है कि 10 हमारे शहर जैसे मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, बीरपुर, मुजफ्फरपुर। अभी मुजफ्फरपुर की चर्चा एक साथी हमारे कर रहे थे, एयरपोर्ट नहीं है। अगला 30 दिन में वहां पर भी एयरपोर्ट का टेंडर हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। पूर्णिया का एयरपोर्ट अगले 15 तारीख को शुरू होने जा रहा है, और रक्सौल भी हम एयरपोर्ट का लगभग पूरे चीज फाइनल कर चुके हैं। उसको भी टेंडर की प्रक्रिया में हम ले जा रहे हैं। और हम लोगों ने तब इससे आगे सोचा। अभी कई एयरवेज के लोगों से हम लोगों ने बात किया, तो लोगों ने कहा कि पटना एयरपोर्ट पर जब हम लैंड करते हैं तो हमको प्लेंटी देना पड़ता है, रनवे छोटा है, हमको लगभग 4 लाख रुपया प्लेंटी देना पड़ता है। तो मैंने कहा कि जब तक हम रनवे बड़ा नहीं करते हैं, बीटा एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम आपको गारंटी देते हैं। बिहार सरकार ने एक पॉलिसी लाया और कहा कि पटना से इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाओ, जहां 4 लाख आपको प्लेंटी देना पड़ता है, हम 5 लाख रुपया देंगे आपको सब्सिडी, आप इस यहां से एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाओ। ये सारी व्यवस्था को खड़ा किया जा रहा है, इसलिए कि दुनिया के मार्केट में हम आना चाहते हैं, दुनिया के चीजों को स्थापित करना चाहते हैं, और ओपन करना ही पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, बिहार तभी बूम करेगा जब बाहर के लोग का इन्वेस्टमेंट बिहार में हो, और हमारे लोग भी इंडस्ट्रीज खड़े हो। इसलिए आपने देखा होगा, कुछ साथी हमसे आके मिलते थे, कहते थे कि मैंने जमीन लिया था ब्रेडा से, हमको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना पड़ रहा है। तो मैंने कहा क्यों? तो कहा कि हम जिस पॉलिसी के तहत मैंने जमीन लिया था, उसके आधार पर हम इंडस्ट्री खड़ा नहीं कर पाए। तो मैंने कहा कि अब तो पटना में आप इंडस्ट्री खड़ा भी नहीं कर पाएंगे, जो पाटलिपुत्रा है या फतुहा का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, क्योंकि अब पॉल्यूशन एक्ट जो है आपको अधिकार भी नहीं देगा। तो हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इसके नेचर को बदलिए, इसमें एमनेस्टी पॉलिसी लाइए, और जितने भी केसेस हैं, आप सोचिए बिहार क्यों नहीं बूम कर रहा था, वो भी मैं बता रहा हूं। 2400 लोगों को पूरे बिहार में हमने इंडस्ट्री के लिए जमीन दिया, उसमें से लगभग 900 लोग केस लड़ रहे थे। मतलब 40% लोग, इंडस्ट्री के लोग केस लड़ रहे थे। हमने कहा सब विड्रॉ करो, हम नेचर बदलेंगे, लेकिन इंडस्ट्री खड़ा करेंगे, इस पॉलिसी के साथ जाएंगे। और इसको किया, इसको बदला, और अब तो इंडस्ट्री के लिए भी पूरा रास्ता खोला है। 1000 बिहारी को नौकरी दो, रोजगार दो, 40 करोड़ रुपया इंसेंटिव देंगे। यदि आप जमीन लेने के लिए तैयार हैं तो आपको 1 रुपया के टोकन पर 10 एकड़ जमीन देंगे। 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट बिहार में करेंगे तो आपको 25 एकड़ जमीन 1 रुपया के टोकन मनी पे देंगे। तो ये पूरी रास्ता बदलने का काम किया जा रहा है। और क्योंकि हमारे पास बेसिक चीज नहीं था, अभी हमारे साथी बता रहे थे, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, डर था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, सुशासन स्थापित किया गया। नॉर्थ बिहार तो लोग, आधे जिले हमारे डरे रहते थे कि कब नेपाल का पानी आएगा और हमको ध्वस्त करके चला जाएगा, क्योंकि तत्कालीन राजा यही कहते थे कि घर में जब तक बाढ़ नहीं आएगा तो पब्लिक मछली कैसे खाएगी। तब जब राजा ये बात कहता हो तब क्या कर सकते थे। तो आज स्थिति बदली है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, और आज पूरा बिहार सिक्योर हुआ है। फ्लड के भी सेक्टर में मैं गर्व से कह सकता हूं कि 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल छोड़ता था, हमारे 15 जिले में पानी आ जाता था।
आज बिहार की स्थिति बदली। 2024 में 1,92,000 क्यूसेक पानी के जगह पर 6.5 लाख क्यूसेक पानी आए और मात्र हमारा जो रिवर बेड में गांव था 156 गांव, सिर्फ उसमें पानी आया। ये बदलता हुआ बिहार है, इसलिए हम लोग कहते हैं रफ्तार पकड़ चुका बिहार। एक और सवाल, राजनीति पर लेने काफी देर चर्चा हुई और विकास की इतनी योजनाएं चल रही हैं, ये तो चर्चा करते रहेंगे, ये चर्चा चलती रहेगी। देश के जो प्रमुख नेता हैं पिछले एक हफ्ते से ज्यादा हो गया कैंपेन कर रहे हैं बिहार में SIR को लेके और कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है। एक दिन के बाद गांधी मैदान में भी फिर रैली होगी, फिर सड़क पे लोग निकलेंगे पटना की सड़कों पर। आप लोग कर रहे हैं विकास यात्रा, आप लोग उसको उस हिसाब से नहीं देख रहे हैं क्या? देखिए, दो चीज स्पष्ट है। दो ग्रुप जो है बिहार घूम रहा है, दोनों इवेंट मैनेजमेंट कर रहा है। 1,000 मोटरसाइकिल आया है बाहर से, 15 बसेज आया है बाहर से। वो बिहारी नहीं है, SIR मुद्दा ही नहीं है। बिहार के एक वरिष्ठ IAS ऑफिसर ने कहा कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अगले 2 घंटे में बता दिया गया कि आपका भी और आपकी पत्नी का भी नाम है। नेता विरोधी दल जो बिहार के हैं, उन्होंने कहा कि मेरा इपिक नंबर ही बदल गया, जबकि 2015 का चुनाव, 2020 के चुनाव में जो उन्होंने एफिडेविट किया, जिस एपिक से किया था, वोटर लिस्ट में भी नाम था और ये पता नहीं कहां से फर्जी इपिक नंबर लेकर आ गए थे। तीसरा, एक दिल्ली का नौसिखिया राजकुमार है, पिछले 10-12 साल से घूम रहे हैं बेचारे, पता नहीं क्योंकि उनके मानसिकता है, पता नहीं कब बड़े होंगे। 55 साल हो गया, अब और कितना बढ़ाना है पता नहीं, देश जाने। लेकिन आप सोचिए, वो सासाराम गए, सासाराम में एक महिला को खड़ा करके कहा कि भाई इनका नाम कट गया। 24 घंटे में आया कि भाई इनका नाम भी है। एक दिल्ली में राघोपुर के लोगों को ले जाने का काम किया राजकुमार, बिहार के राजकुमार ने भेजा, अब उसका भी नाम वोटर लिस्ट में है। भाई ये लोग, या तो ये लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, या तो जनता पे भरोसा नहीं है, या तो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, बूथ पर आदमी नहीं है। अरे बूथ मैनेजमेंट है ना, बूथ पर 1200 से 1500 वोटर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस बूथ पर लगता है, पन्ना प्रमुख बनाता है। एक पन्ना में यदि 50 वोट है, उसमें भी एक प्रमुख है, हम वो मैनेजमेंट करते हैं। और ये लोग बूथ पर भी नहीं पता है कि किसका वोटर लिस्ट सही है, किसका गलत है। छोड़ दीजिए, अपना ही नहीं पता है तो ये लोग बिहार के बारे में क्या बताएगा। तो ये सब पूर्ण रूप से नौसिखिया लोग हैं। अच्छा सड़क बनाया है मोदी जी ने, नीतीश जी, कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई हवाई जहाज चला रहा है, चलाने दीजिए, अच्छा है ना। बिहार का मार्केटिंग हो रहा है। बिहार में 2 बेरोजगार, तो मतलब एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बन गए। अरे भाई, इसमें कहा दो मत है। गांधी परिवार जिसने भारत को लूटा, वो बिहार घूम रहा है, तो इससे बड़ा अच्छा और क्या बात है। हम लोग तो सड़क पर उतार दिए, यही ना है। जिसने बिहार को लूटा उसको भी सड़क पे उतार दिए। तो कभी आप लोग पूछते नहीं कि सड़क पे एक्सपीरियंस कैसा लगता है? मतलब स्वाभाविक है। उनके पिताजी कहते थे गड्ढे में, कि एक फिल्म अभिनेत्री का नाम लेकर कहा था कि उनके गाल की तरह रोड बना देंगे। लेकिन पूरा बिहार जानता है कि गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था, किसी को पता नहीं। इसलिए मैंने कहा कि 4 घंटा लगता था बेगूसराय जाने में, 4 घंटा लगता था गया जी जाने में, 3 घंटा लगता था मुजफ्फरपुर जाने में। और हम आप तो मुंगेर के इलाके से हैं, बांका के इलाके से हैं, 8 घंटा लगता था। अब तो 3.5 घंटा में आम आदमी पहुंच जाता है। साथियों, ये बदला हुआ बिहार है। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि दोनों बेरोजगार युवक, अब तो युवक 55 साल में तो लोग बूढ़ा हो जाता है, पता नहीं कैसे युवक है। और दूसरा जो नौजवान है, जिसके पिताजी माताजी बिहार की मुख्यमंत्री रही,
अब रोड पर है, अच्छा है, रोड का अनुभव लें। मोटरसाइकिल चलाने देखिए नीतीश जी ने रोड कैसा बनाया, मोदी जी का रोड कितना अच्छा है। गांव में बिजली है, 23 घंटा से 24 घंटा बिजली है। तो ये लोग बेचारा प्रचार करेंगे ना हम लोग का। अब झूठ बोलेंगे तो अलग बात है, लेकिन प्रचार करना चाहिए। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल लेते हैं। कई जगहों पे देख रहा हूं कि कई सर्वे आ रहे हैं, मतलब देश राष्ट्रीय स्तर पे कुछ न्यूज चैनल्स हैं, हमने नहीं किया है, दूसरे चैनल्स और अखबारों में इस तरह के चल रहे हैं कि जिसमें एनडीए को दिखा रहा है कि 136 के आसपास में सीटें आती हुई दिख रही हैं। ये सर्वे आपको कितना रियलिस्टिक लगता है कि 136 सीटें, या आप लोग ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, बिहार में 2 मॉडल है, एक नीतीश और मोदी मॉडल है और दूसरा मॉडल है लालू और कांग्रेस मॉडल। जनता को तय करना है। लालू जी ने 15 साल, कांग्रेस पार्टी ने 55 साल, बिहार में नीतीश कुमार के 20 साल, देश में मोदी जी के 11 साल। बिहार आज आगे बढ़ रहा है। नीतीश जी और लालू जी का फर्क स्पष्ट जनता को दिखता है। लालू और नीतीश जी का विचारधारा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ा और लालू जी ने तो प्रतिनिधि अपने 7 साल में बदलते रहे। पहले स्वयं मुख्यमंत्री हुए, फिर राबड़ी देवी जी उनकी प्रतिनिधि हुई, अब उनका एक बेटा प्रतिनिधि है। हो सकता है कुछ दिन के बाद कहेंगे कि ये बेटा नहीं, अब बेटी होगी, फिर दूसरी बेटी होगी। तो ये लालू जी को तय करना है, लेकिन बिहार की जनता को बड़ा स्पष्ट पता है कि लालू और नीतीश में फर्क क्या है। जनता तय करेगी। हम तो 225 सीट जीतने की बात करते हैं, 136 यदि आपने दिया तो हमको जीतते हुए दिखाया है। जनता, यदि जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो 200 पार फिर से करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सम्राट जी, और काफी विस्तार से बात हुई डेवलपमेंट को लेके। मुझे लगता है कि जो भी रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको ये नहीं लगा होगा कि उनको पॉलिटिकल ओवरडोज दिया गया। आपको डेवलपमेंट के बारे में काफी सारी जो जानकारी थी जो अन्य जगहों पे उपलब्ध नहीं थी, सम्राट जी ने आपको बताया। नहीं, मैं तो नगर विकास मंत्री भी रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि डोज कहां क्या देना है। लेकिन पॉलिटिकल वर्कर हूं तो पॉलिटिकल डोज तो देना ही जरूरी है। चलिए, धन्यवाद। चलिए, बहुत आपको बहुत ब्रजमोहन जी। शुक्रिया। आगे कैंपेन इसी तरह से करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट जी।